हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने अपने इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू की थी जिसका नाम है भैरवपुर रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानियाँ। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो उसी सीरीज में एक नई कहानी लेकर मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने गर्मियों के इन दिनों में होने वाली बिन मौसम बारिश का लुत्फ अच्छे से उठाया होगा, या फिर आपके गांव और शहरों में अभी भी गर्मियां हैं। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुई है। हनुमान जन्मोत्सव पर जगह जगह पानी भर गया और मौसम अचानक ठंडा हो गया। ऐसा ही कुछ हाल हुआ था भैरवपुर रेलवे स्टेशन पर। गांव में बारिश होने की वजह से भैरवपुर रेलवे स्टेशन इलाके में काफी कीचड़ हो गया और आज मेला लगाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसीलिए सुधीर चाचा ने अपने बंजारों को आग्रह किया कि आज की दुकानें भैरवपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर गांव की ओर लगाई जाए। सुबह से लोग अपनी दुकानों को उस तरफ सेट करने में व्यस्त थे और उनकी दुकानें लगते लगते ही दोपहर के 12 बज गए। वैसे भी बारिश की वजह से कहीं से कोई खरीदार आया ही नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि अब सिर्फ 2-3 दिनों तक उनको रहना है और आज का दिन तो बर्बाद हो गया। लेकिन 1 बजे तक धूप निकल चुकी थी और सबने खाना खाया और आज तो मोहन भी कंफ्यूज था कि चाय बेचे या लस्सी। फिर 3 बजे तक लोग आना शुरू हो गए। आज शामपुर से एक परिवार बारिश का मजा लेने के लिए मेला देखने आया था। बारिश होने की वजह से धूप कुछ ज्यादा ही खिली थी, तो उन्होंने सोचा आज मोहन की लस्सी पीते हैं। तभी वो मोहन के पास पहुंचे और 5 गिलास लस्सी का ऑर्डर दिया। उस वक्त मोहन के पास अमित खड़ा था। उसने मोहन को कहा, मोहन, क्या आज अब हमारे लिए डेरा डालकर बातें करना पॉसिबल होगा, या आज मैं अपने काम से चला जाऊं कहीं? लस्सी लेते लेते शामपुर के परिवार के मुख्य मनसुख भाई ने कहा, डेरा डालना मतलब? आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हो? फिर मोहन ने सब बताया और जब मनसुख भाई ने ये सब सुना तो वो काफी एक्साइटमेंट में आ गए। अरे भाई, तब तो आप लोगों को मेरी बातें सुननी चाहिए। क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? लेकिन अमित ने कहा, अरे मनसुख भाई, वैसे तो हमने जब कहानियों का सिलसिला शुरू किया था तो सायंकाल में ही बैठते थे, लेकिन आजकल तो हम रात को ही खाना खा लेने के बाद बैठते हैं। उसके बाद तो काफी देरी हो जाएगी। क्या आप उस वक्त तक हमारे गांव में ठहरेंगे? मनसुख भाई ने बिना संकोच बताया, अरे इसमें क्या दिक्कत है? रोज खाना खाकर बैठते हो, आज खाना खाने से पहले बैठ लेंगे। हम तो वैसे भी अपना खाना पैक करके घूमने के लिए साथ ही लाए हैं, और अगर रात को देरी हो गई तो हमारे रिश्तेदार का घर यहाँ पर बंद पड़ा है, वहां पर हम चले जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सोचकर अमित भी सोच में पड़ गया। उसने मोहन को बोला, अरे मोहन, क्या ये सही रहेगा? मोहन ने कहा, अरे बैठ तो जाएंगे जल्दी, लेकिन बैठेंगे कहाँ? और क्या स्टेशन साफ हो गया? अमित ने कहा, कहाँ भाई, अगर वो ठीक हो गया होता तो ये लोग अपनी दुकानें वहां पर नहीं लगाते। मोहन ने तुरंत हरिराम काका को फोन किया और पूछा कि इस तरह सिचुएशन है और हमें कहाँ बैठना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, मेरे पास एक बड़ी सी तालपत्री है, मैं वो लेकर आ जाऊंगा और सरोज के घर से रस्सी ले लेंगे। गांव के छोर पर जो खाली मैदान पड़ता है जहाँ इन लोगों ने दुकानें लगाई है, वहीं पर बैठेंगे। मोहन ये सुनकर खुश हो गया और मनसुख भाई को बताया। अब सबको इंतजार था शाम होने का और हरिराम काका के आने का। गांव में तो लोग आते रहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। तो सुधीर चाचा ने कहा, चलो आज 6:30 बजे दुकानें बंद करके कहानियों में ही खो जाते हैं। फिर क्या था, सब सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। संध्या होते ही हरिराम काका भी अपने साथ तालपत्री लेकर आ गए और उन्होंने मोहन और अमित की मदद से बैठने की जगह तैयार की। अंधेरा भी होने लगा था
सुधीर चाचा ने कहा। सुनो भाई, आज सब आइसक्रीम वाले अमित की मदद करेंगे। उसकी बिक्री हुई ही नहीं है, इसलिए हम सब उससे आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन पैसे देकर। अमित भी खुश हो गया और बोला, अरे, आपको पैसे देने ही हैं तो सबसे आधे पैसे ही लूंगा, आधा मेरी तरफ से। अब सब अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए। सरोज, उसका पति, रीना, मोहन, हरिराम काका, सुधीर चाचा और उसके परिवार वाले, श्यामपुर से आए सब लोग और अमित। मनसुख भाई ने कहा, चलो तो सुनो, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। कहानी है एक भूतिया भारतीय विश्राम गृह की, जिसने एक अंग्रेज अफसर की जान ले ली। ये बात है आज से 10 साल पहले की, जब भागलपुर जंक्शन पर ट्रेन से एक आदमी उतरा, साइमन। उसके एक हाथ में उसका बैग था, दूसरे हाथ में उसके था कोई बक्सा, कोई खास बक्सा जो वो भारत लेकर आया था। लेकिन असल में वो भारत की ही धरोहर थी। वो था एक फॉरेनर ब्रिटिश मिलिट्री का चीफ, जो भारत में घूमने आया था, ऐसा उसका कहना था। लेकिन वो भारतीय एजेंसी के हिसाब से कोई ब्रिटिश जासूस था, जो भारत की प्रगति देखकर पता लगाने आया था कि आखिर इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है। ये सब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बाद में पता चला। 15 दिनों के लिए घूमने आए साइमन को 2 दिनों में ही अपने कर्मों की सजा मानो मिल गई। भारत आते ही उसने भागलपुर में अपने लिए एक होटल लिया। वहां पर सब सामान रखा और फ्रेश होकर खाना पीना करके दारू पीकर घूमने निकल गया। साथ में उसने 2 बोतलें रखी थी अपने बैग में, क्योंकि उसको दारू पीने की आदत बहुत बुरी थी। उसने अपना एक रूटीन बना लिया था, रोज सुबह नाश्ता करके होटल से निकल जाना और एक्सप्रेस पकड़कर एक खास जगह जाना और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना और वापस आकर वो अपने सीनियर लोगों तक पहुंचाना। 5 दिन घूमने के बाद उसको अब दूसरे सिटी जाना था, वहां से और सीक्रेट चीजें निकालनी थी। इसलिए वो जब होटल चेंज कर रहा था और सारा सामान पैक करके स्टेशन के लिए रात को निकल रहा था, तो एक सुनसान सड़क पर बोलेरो गाड़ी ने उसका रास्ता रोका। उसमें से कुछ लुटेरे बाहर निकले, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा ढक रखा था। उन्होंने उसको लूट लिया। लुटेरों ने लूट तो लिया, लेकिन इस तरह कि वो कहीं पर आ जाने लायक नहीं रहा, क्योंकि सब चीजें लेने के बाद जब वो अपना बटुआ बचाकर भागा, तो लुटेरों के सरदार ने कहा, अरे, पकड़ो उसको, पकड़ो, उसके पास अच्छा माल मिलेगा, वो है बाहर से आया हुआ अंग्रेज। अपने आखिरी पैसे बचाने के लिए सामन गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका था। नो नो, प्लीज डोंट, अरे छोड़ो मुझे, तुम इंडियन, वो चिल्लाता गया। लेकिन लुटेरों ने उसको बहुत मारा, और एक तो उन्होंने पहले से ही उसके दोनों हाथों से उसका सामान छीन लिया था, लेकिन अब उसकी जेब से उसके जरूरी कागजात निकाल लिए और उसके पॉकेट से पैसे भी छीन लिए। यहाँ से साइमन के बुरे समय की शुरुआत हुई। कुछ पल पहले तक साइमन एक फॉरेनर ब्रिटिश मिलिट्री का चीफ था, लेकिन अब कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया था और उसके पास ना अपना लगेज था, ना अपने आईडी कार्ड्स, ना कैश, ना क्रेडिट कार्ड, ना कोई सिक्योरिटी अमाउंट बचा था जिससे वो सरवाइव कर पाए। एक अंग्रेजी जासूस, जिसको अपने ईगो से जाना जाता था, अब वो रोड पर आ चुका था। लुटेरे तो भाग गए थे, लेकिन साइमन समझ ही नहीं पाया कि अब क्या किया जाए। रात बहुत हो चुकी थी और साइमन रोते रोते परेशान हो गया था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने सोचा कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भारतीय सरकार से मदद मांगने का। लेकिन फिर उसको याद आया कि अगले दिन सुबह संडे है, और अगर सरकार से मदद मांगने गया और गड़बड़ हो गई तो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने कहीं और जाने का सोचा, जहां उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। इसलिए वो दूसरे दिन सुबह कुछ लोगों को झूठी बात बताकर मदद मांगता है, क्योंकि अगर वो ऐसे कह देता कि वो अंग्रेज और घूमने आया था और उसका सामान चोरी हो गया, तो भी वो पुलिस केस में फंस जाता। जब लोगों से बातें की, तो सबसे पहले कुछ लोगों से उसको धर्मशाला पर जाने का पता चला। साइमन धर्मशाला गया,
लेकिन वहां जाने पर उसने देखा कि खाना पीना और सोना मुफ्त नहीं बल्कि 50% होटल प्राइस पर है। यही धर्मशाला पर भी पैसे देने थे जो उसके पास नहीं थे। फिर वो घूमता रहा, भटकता रहा और दोपहर तक उसको कहीं पर कोई जगह नहीं मिली। ना मुफ्त के खाने के लिए कुछ मिला, ना ही मुफ्त का रहने के लिए। बहुत घूमने के बाद जब वो शहर के बाहर वाले इलाके में पहुंच गया तो उसको सामने एक पुरानी बिल्डिंग दिखी। असल में वो भटकता हुआ एक खंडहर पड़े विश्राम गृह की ओर पहुंच गया था। वहां जाकर उसने देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस वहां पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड था। साइमन ने जाकर उसे बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन यहाँ पर रुकना चाहता है। लेकिन जब उस बूढ़े ने उसको बताया कि यहाँ पर लोग 12 घंटे रह सकते हैं, तो साइमन ने सोचा सांझ होते ही आ जाऊंगा और जल्दी सुबह निकल जाऊंगा। ये जगह बिल्कुल वही थी जिसने साइमन को अपने किए की सजा भुगतने के लिए बुलाया था। 12 घंटे फ्री रहने और एक टाइम खाना खाने के लालच से साइमन ने कहा, ठीक है, चलो रह लेता हूँ। लेकिन वो कोई आम जगह नहीं थी, वो एक भूतिया बिल्डिंग थी। तभी अमित बोला बीच में, मनसुख भाई को टोक कर, अरे चाचा, एक मिनट, सबको आइसक्रीम दे देता हूँ इससे पहले कि ये पिघल जाए। उसने सबको आइसक्रीम देना शुरू किया और मनसुख भाई ने कहानी जारी रखी। शाम के 7 बजे साइमन उस विश्राम गृह में गया। सिक्योरिटी वाला वहां अंदर एक कैबिन में बैठा था। उसने कहा, साइमन को रूम नंबर 220 में रह लो। एक चाबी दी और वो अपने काम में लग गया। साइमन भूखा था, इसलिए उसने पूछ लिया, खाने में क्या होता है और कब मिलेगा? गार्ड ने कहा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक खाना रहता है, आ जाना। साइमन अपने कमरे की ओर गया और ताला खोला। कमरा एकदम खाली था और चारपाई भी उल्टी पड़ी थी। गद्दा नीचे पड़ा था, उस पे लगने वाला बिछौना फट चुका था और कमरे में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। वहां पर साइमन को कुछ शक हुआ। वो पहले से ही एक स्पाई था, इसीलिए उसको ये सब अजीब तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक जरूर लगा। पर उसने जाकर सोचा, अरे, इस पागल बूढ़े को पूछने से अच्छा है मैं ये सब ठीक कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी उसको एक बार चैन नहीं पड़ा, तो वो फिर से नीचे गया और बूढ़े को कहा, क्या मुझे यहाँ पर रूम सर्विस मिल जाएगी? बूढ़े को अचानक क्या हुआ कि उसने जोर से कहा, नहीं। हाँ, रूम सर्विस तो नहीं, लेकिन आपको रूम में सर्विस जरूर मिल जाएगी। ऐसा सुनकर कंफ्यूज साइमन वहां से भागकर अपने रूम में आ गया और सब ठीक करने लगा। पहले उसने चारपाई को सीधा किया और उसको एक दीवार के कोने से सटा दिया। उसके ऊपर गद्दा डाला तो अचानक वहां पर कोई बैठ गया हो वैसा एक उल्टा एम्बॉस बन गया। साइमन को ये देखकर अजीब लगा। उसने वहां पर हाथ रखा तो वो भाग काफी ठंडा था। उसने झट से हाथ पीछे ले लिया और दूर चला गया। फिर चारपाई से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज ऐसी थी मानो कोई सोया हुआ इंसान करवट ले रहा हो या फिर वहां से उठ रहा हो। साइमन को ये सब चीजों को देखकर डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब वो इधर उधर देख रहा था तो उसको एक छोटा सा टूटा हुआ टेबल दिखाई दिया जिसके ऊपर एक नोट और पेन पड़े थे। साइमन ने उठाकर देखा तो उसके पहले पन्ने पर उसके कमरे का नंबर लिखा था। जब साइमन ने दूसरे पन्ने पलटे तो उसमें कुछ नहीं लिखा था, लेकिन बुक के लास्ट पेज पर लिखा था, इसमें लिखो। साइमन सोच में पड़ गया, इसमें क्या लिखूं? लेकिन उसके दिमाग में आया कि उसके साथ जो जो हुआ है यहाँ पर वो उसको लिखेगा। उसने बुक और पेन लिया और बेड पर बैठकर सब कुछ लिख दिया। फिर खाने के लिए नीचे गया। जब 9 बजने वाले थे तब, लेकिन उस वक्त भी मेस में कोई नहीं था, ना ही कोई गेस्ट,
ना ही कोई गेस्ट रूम में गेस्ट, कोई नहीं दिख रहा था। वो बूढ़ा आदमी जो सिक्योरिटी वाला था, वही वहां पर खाना बना रहा था। उसने साइमन को देखकर कहा, अरे आओ आओ, खाना तैयार है। साइमन ने एक थाली ली और खाने के लिए पतीले से ढक्कन हटाया तो उसको समझ नहीं आया कि वो कौन सी चीज़ है। लेकिन इसके पहले ही वो गार्ड को पूछता, बूढ़ा अपनी डिश पहले ही लेकर दूर जाकर बैठ गया था। साइमन ने उससे बात करने की ठान ली और उसके पास गया। क्या आप शुरू से यहाँ सेवा करते हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ, मैं यहाँ भटके हुए, भूखे और अकेले रहने वाले लोगों की सहायता करता हूँ। साइमन को सब सच लगने लगा। उसने कहा, आपने ये कौन सी डिश बनाई है? तो बूढ़े ने उसको टोका, मेरे मेस में आकर ऐसा नहीं पूछ सकते, जो मिला है खा लो। साइमन चुप रहकर खाने लगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया, लेकिन कमरे में पहले से ज्यादा ठंड थी। साइमन बाहर आया तो लॉबी में कम ठंड थी कमरे की तुलना में। जैसे तैसे करके साइमन सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी बाजू वाले कमरे से आवाज आई। साइमन फट से उठकर बाहर आया, लेकिन कोई नहीं था और उस कमरे में तो ताला लगाया था। साइमन ने देखा कि ताला थोड़ा हिल रहा है। वो देखकर पहली बार साइमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसको अब सच में डर लग रहा था, लेकिन वो ये किसी को कह भी नहीं पा रहा था। उसने बूढ़े को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब वो अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन फिर से वहां पर एक आवाज आई। अब उसको श्योर था कि इस विश्राम गृह में कोई आत्मा तो है, लेकिन यहाँ से वो जाए भी कहाँ। वो अपने कमरे में आकर सोने लगा, लेकिन अचानक से छत से आवाज आई। अब साइमन को पसीना आ रहा था, क्योंकि कल सुबह तक वो एक शानदार अफसर था और आज उसकी जान भी खतरे में थी। साइमन ने ये सब भी किताब में लिखा और वो बाहर आकर ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद एक कमरे के पास छोटी सीढ़ियाँ थी। वो वहां पर गया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, वहां ऊपर की लाइट्स बंद हो गई। साइमन के पैर लड़खड़ाने लगे कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो ध्यान रखता हुआ धीरे धीरे करके सीढ़ियों की दीवार को पकड़ते हुए ऊपर की ओर गया। वहां पर सिर्फ एक कमरा खुला था और वो वही था जो साइमन के रूम के ऊपर वाला कमरा था। साइमन ने दरवाजे को थोड़ा धक्का लगाया और खोला, लेकिन अंदर एक पानी की टंकी थी, जिससे नीचे की लाइनों में पानी आता था। उसके ऊपर धूल मिट्टी लगी थी। हर जगह स्पाइडर ने अपने जाले बुन रखे थे। लेकिन उस अंधेरे में भी साइमन को उस पानी की टंकी के पीछे एक भनक महसूस हुई। उसके आगे की विंडो भी टूटी हुई थी, जहां से बाहर देखा जा सकता था। साइमन ने सोचा, कोई कबूतर या कोई अन्य पक्षी हो सकता है, लेकिन उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने वहां पर जाकर देखा तो साइमन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो एक लाश थी, सड़ी गली लाश, जिसमें से कुछ कीड़े नीचे गिर रहे थे। उसके ऊपर एक काउबॉय हैट पहनी थी और जब साइमन ने चेहरा देखा तो ज्यादातर भाग तो कीड़ों ने खा लिया था, लेकिन हल्का सा उसके बालों को देखकर साइमन को लगा वो और कोई नहीं, वही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने अभी थोड़ी देर पहले साइमन को खाना खिलाया था। लेकिन फिर भी साइमन को शक था कि ये वो नहीं हो सकता, इसलिए वो वहां से भागा और नीचे जाने के लिए दरवाजे के पास गया, लेकिन वो दरवाजा बंद था। साइमन वहां से बाहर आ नहीं सकता था। उसने काफी जोर देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। अचानक उसको अपने पीछे एक भनक महसूस हुई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा तो वो सड़ी गली लाश उसके सामने थी और उसके मुंह और आंखों से खून और मांस के लोथड़ों के साथ कीड़े पड़ रहे थे। ये नज़ारा साइमन को किसी नर्क जैसा लगा। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही साइमन को उस लाश ने
जोर से धक्का मारा और वो दरवाज़ा टूट गया और साइमन बाहर गिर गया। गिरने के बाद जब वो फिर से खड़ा हुआ और उसने देखा तो कुछ नहीं था। साइमन समझ गया ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वो अपने कमरे की ओर भागा और वहां जाकर उसने किताब में सब कुछ लिख दिया। फिर उसको एक अजीब सी बदबू आई। वो उसकी चारपाई के नीचे से आ रही थी। साइमन समझ गया वो यहाँ है, इसलिए चुपचाप अपने साथ किताब लेकर वो किचन की ओर गया। किचन में उसने देखा कि दो और लाशें पड़ी थी जिसके सर नहीं थे। हाथ, पैर और छाती के भाग थे। अब साइमन ये समझ चुका था कि शायद उसकी ये आखिरी रात है, इसीलिए उसने सब अपनी किताब में लिखना शुरू कर दिया। किचन के सामने वाले विभाग में एक बंद कमरा था जिसके दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। वहां पर लिखा था स्टोर रूम। साइमन को लगा शायद वहां पर कोई चीज हो जो उसके लिए बाहर का रास्ता निकाल कर दे, इसीलिए वो वहां पर गया। लेकिन वो दरवाजा अटक गया था और खुला नहीं, इसीलिए साइमन ने बहुत जोर से धक्का दिया और वो अंदर जाकर गिर पड़ा। लेकिन वो स्टोर रूम आधा खाली और आधा ऑक्यूपाइड था। सामान था, कुछ लगेज जैसा। साइमन को रियलाइज होने में देर नहीं लगी कि शायद ये उन सब लोगों का सामान है जो यहाँ पर आए थे और शायद उस घर या विश्राम गृह ने उनकी जान ले ली। लेकिन अभी तक वो सिक्योरिटी वाला साइमन को कहीं पर नहीं मिला। तो उसने पहले बुक में सब कुछ लिख लिया। जितने भी सूटकेस थे उन सब पर धूल, मिट्टी और कचरा पड़ा था। असल में उसमें से एक सूटकेस पर खून के धब्बों के निशान भी थे जिसमें से ताजे खून की बदबू आ रही थी। साइमन को शक हुआ कि उसके पहले शायद यहाँ पर कोई आया होगा। वो मारा गया है। अब साइमन ने देरी ना करते हुए सोच लिया कि उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो जानता था कि नीचे ही बाहर का गेट बंद है और उसके लिए उसको या तो गार्ड को ढूंढना होगा या फिर चाबियां ढूंढनी होंगी। लेकिन अभी भी उसको कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या वो सिक्योरिटी वाला भी मारा जा चुका है, क्या जिसको उसने देखा था सड़ी गली लाश में, क्या वो वही था या फिर वो कोई और था। साइमन दौड़ता हुआ नीचे गया, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे के पास से गुजरा उसके पीछे दो आत्माओं के आधे कटे शरीर आ गए। उनमें से एक तो वही था जिसने पहले भी साइमन पर हमला किया था और दूसरा था कोई आधा कटा शरीर। ना उसका सर था, ना एक हाथ था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी मुड़ी हुई थी। साइमन को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, वो पीछे मुड़ा और उसने देखा एक जिसने उसके ऊपर पहले भी हमला किया था, वो हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर साइमन को धीरे धीरे मारने आ रहा था। और दूसरा जिसका सर नहीं था, उसके हाथ में लंबी सी तलवार थी। दूसरा हाथ तो उसका था ही नहीं। वो धीरे धीरे दोनों साइमन की ओर जा रहे थे। साइमन सोच में पड़ गया कि ये मरे हुए लोग हैं, आत्माएं हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं या मरे हुए ज़ॉम्बीज़ हैं, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं सुना था कि कभी कोई भूत इतना धीरे धीरे भी किसी की ओर बढ़ता होगा। जितना वो दोनों आगे आते उतना ही साइमन अपने पाँव पीछे लेने लगा, लेकिन उसके पीछे अब दीवार आ गई थी। वो दीवार से सटकर रह गया और वो दोनों धीरे धीरे आगे आने लगे। जिस सरकटे के हाथ में तलवार थी उसने जोर से प्रहार किया, लेकिन चिल्लाकर साइमन झुक गया और उन दोनों के बीच से निकलकर पीछे आ गया। लेकिन उसने देखा कि पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था। साइमन ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। फिर अचानक उसको पीछे से जिसके हाथ में चाकू था उसने मारा और साइमन जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समवन प्लीज सेव मी। उसकी चीखें पूरे विश्राम गृह में फैल गई, लेकिन वहां पर उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। साइमन अपने दर्द से अभी लड़ ही रहा था कि अचानक से उसको एक और भनक महसूस हुई और एक डरावनी आवाज़ भी आई। वो आहट ऐसी थी कि उसको पता चल गया
शायद उसकी गर्दन पर फिर से तलवार प्रहार करने वाली है, इसलिए वो मुड़ गया और तभी तलवार उसके गले तक आते आते रह गई। वो समय रहते झुक गया और वार सीधा उसके सर पर हुआ। वहां पर उसको काफी चोट लगी, लेकिन वो फिर से दूसरी ओर जाने लगा। अब कमरे में हर जगह साइमन के खून के धब्बे पड़ने लगे थे। तभी साइमन ने देखा कि दरवाजे के पीछे से कोई परछाई जा रही है। अब वो तीसरी चीज क्या थी, वो साइमन को और उत्सुक कर रही थी और डरा भी रही थी। लेकिन साइमन अब समझ गया था कि ना तो बाहर जाने का कोई फायदा मिलने वाला है, ना ही अंदर रहने में कोई फायदा है। उसको तो बस अपनी जान बचानी थी, लेकिन अब उसकी भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में वहां दरवाजे के नीचे से खून की एक धार कमरे के अंदर आने लगी, जिसको देख साइमन की आत्मा ही कांप उठी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ होगा। अंत में पूरे कमरे में भागते भागते वो थक गया और अब उसको उन बुरी आत्माओं ने 3 जगहों से घेरना शुरू कर दिया। एक तरफ से तलवार वाला भूत आ रहा था, दूसरी ओर से चाकू वाला, और बीच से वो खून की धार सीधा ही साइमन के पैरों में आ गई। तब साइमन ने जो महसूस किया उसकी कोई सीमा नहीं थी। सबसे पहले उसको बहुत तेज ठंड लगी और पूरे शरीर में खून मानो जमने लगा हो। सिर्फ कुछ ही पलों में दोनों पैरों में उसको जलन होने लगी और वो अब अपने पैरों पर खड़ा होने में भी असमर्थ हो गया। वो अपनी जलन रोकने के लिए नीचे बैठा और अपने पैरों को देखने लगा। उसी वक्त सरकटे ने अपनी तलवार से साइमन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खून की बौछार साइमन के गर्दन से निकलने लगी और उसका धड़ गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद साइमन की सड़ी गली लाश रोड पर मिली, जिसके बाजू में एक डायरी भी थी। ये वही डायरी थी जिसमें साइमन ने अपनी आप बीती लिखी थी। मरने के 2 दिन बाद भी ऐसा लग रहा था वो आत्मा बनकर भटक रहा था। उसने कुछ भी करके, कैसे भी करके ये डायरी पूरी की और अपनी लाश बाहर निकाली। उसकी शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन डायरी में लिखी बात से पता चला कि साइमन ने खुद से आधी जीते जी और आधी मरने के बाद ये डायरी लिखी थी। उसकी एक आखिरी लाइन थी कि भारत जैसे शांति प्रिय और अच्छे देश की जासूसी करने आखिर वो क्यों आया। मनसुख भाई की बातें सुनकर सबको काफी डर लगने लगा था। मोहन ने कहा, बाप रे मनसुख भाई, क्या कहानी सुनाई है आपने। इतने दिनों से हम एक दूसरे से कहानी सुन रहे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। सबको डर लग रहा है। हरिराम काका ने कहा। सुधीर चाचा बोले, ध्यान से, सब अपने अपने घर चले जाओ। इससे पहले कुछ भी और गड़बड़ हो या कोई कमजोर दिल वाला सोचते सोचते बहुत ही ज्यादा डरने लगे। फिर क्या था, अगली मीटिंग की टाइमिंग फिक्स करके सब अपने अपने घर लौट गए। उनके दिलों में डर तो था ही, लेकिन साथ में एक खुशी भी थी कि जिस जासूस को अंग्रेजों ने भेजा था भारत की प्रोग्रेस और अंदरूनी जासूसी के लिए, अंत में उस अंग्रेज अफसर की जान आत्माओं ने ले ली। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज़ कंटिन्यू रखे या कुछ और थोड़ी कहानियाँ डालकर, मतलब सुनाकर, इस सीरीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप लोग को पसंद आ रही होगी ये कहानियाँ, तो ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस की विश तो सर आँखों पर है। लेकिन इतनी मेहनत के बदले एक एप्रिसिएशन तो बनता है। तो इन वीडियोस को, इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक नई कहानी में। शायद अगली कहानी गांव की चौपाल की आएगी, तो ज़रूर देखिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।